बताने जा रहे हैं हमारी बदलती हुई पृथ्वी के बारे में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि हमारी पृथ्वी किस तरह से बदल रही है। या तो कहिए हम लोगों ने जैसे अपने पिछले वीडियोस में सभी में देखा है कि हमारे पृथ्वी में बाहर से सभी क्रियाएं होती हैं जिसके कारण हमारी पृथ्वी में बदलाव होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अपने पर्वत निर्माण देखा था, समुद्र निर्माण देखा था, महासागर कैसे बनते हैं, उन सभी को हमने समझा था, जो कि हमारे पृथ्वी में बाहर से बनते थे। लेकिन आज हम लोग हमारी पृथ्वी को अंदर से समझेंगे कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसे बनती है। तो हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में समझेंगे। जैसे कि हम लोगों ने बाहर की गति समझी थी, जिसमें कि घूर्णन गति, परिक्रमण गति थी, परंतु आज हम लोग पृथ्वी को अलग तरह से गति समझेंगे कि हमारी पृथ्वी पर जो भी भूमि है या कहिए भूपटल है वो गति कैसे करता है, या तो कहिए हमारे पृथ्वी का स्तर रूप है वो किस तरह से चेंज होता है। तो उसको हम लोग दो तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ पे पृथ्वी की जो गतियाँ हैं वो हमारे यहाँ दो तरह से होती हैं, जिसमें कि हमारे पृथ्वी पर दो प्रकार के बल लगते हैं जिससे हमारी पृथ्वी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जिसमें कि हमारा पहला हो जाएगा अंतर्जनित बल, जिसको हम लोग एंडोजेनिक फोर्स बोलेंगे। पहला हो जाएगा हमारा एंडोजेनिक फोर्स यानी कि अंतर्जनित बल, और दूसरा हो जाएगा हमारा बाह्यजनित फोर्स, जिसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स बोलेंगे। एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स। तो ये तो हमारे बल हो गए जिनके कारण हमारी पृथ्वी में बदलाव देखने को हम लोगों को मिलते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कि हमारा एंडोजेनिक फोर्स या तो कहिए अंतर्जनित बल में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हमारा पहला हो जाएगा, इसमें एंडोजेनिक फोर्स को भी हम लोग दो पार्ट में बांट देंगे, जिसमें हमारा पहला हो जाएगा आकस्मिक बल और दूसरा हो जाएगा पटल विरूपण बल। तो हम लोग इसको जैसे देखें तो हमारा आकस्मिक बल में हमारा सबसे पहले भूकंप हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ हम लोगों को आजकल देखने को मिलते हैं। भूकंप आने से बहुत सारी तबाही होती है। और दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें ज्वालामुखी के फटने से या तो कोई ज्वालामुखी से मैग्मा निकलने से हमारे यहाँ पर क्या क्या चेंजेस मिलते हैं। और तीसरा हमारा हो जाएगा इसमें भूस्खलन या तो कहिए लैंडस्लाइड। जब हमारी पर्वतों की हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे पर्वत टूट के उसमें नीचे गिर जाते हैं, जिससे कि लैंडस्लाइड होती है और बहुत सारा नुकसान देखने को मिलता है। और दूसरा हो जाएगा हमारा इसमें पटल विरूपण बल, जिसमें कि पर्वत निर्माणकारी बल हो जाएगा। हम लोगों ने जैसे हमारे पिछले वीडियोस में हिमालय का निर्माण हम लोगों ने देखा था कि हिमालय एक मोड़दार पर्वत था और उसको दो पटल के आपस में पास आने के कारण हमारे हिमालय का निर्माण हुआ था। और उसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो बाह्यजनित बल हमारा दूसरा हो जाएगा, जिसमें कि अपर्दन या निक्षेपण हो जाएगा। अपर्दन यानी किसी चीज़ को तोड़ फोड़ कर उसमें निर्माण करना है, तो कहिए उसमें घिसावट करके किसी चीज़ का निर्माण करना। और निक्षेपण यानी कि हम लोगों ने जैसे देखे थे कि नदियाँ जब अपने मुहाने पर होती हैं या कहिए जब अंतिम छोर पर होती हैं तो वो अपने साथ लाई हुई मिट्टी या तो कहिए कंकड़ के कणों को अपने मुहाने पर छोड़कर चली जाती हैं, उसी को हम लोग निक्षेपण बोलते हैं, जिसको निक्षेपण बोलते हैं। और उसी के कारण हमारे यहाँ पे डेल्टा का भी निर्माण होता है, उसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। जो कि हमारे अपर्दन और निक्षेपण चार प्रकार से हम लोग इसमें देखने को मिलेगा। तो पहला हम लोग देखेंगे नदी या बहते जल के कारण अपर्दन या निक्षेपण, दूसरा हम लोग देखेंगे पवन के कारण, तीसरा हमारा समुद्री तरंग या कहिए समुद्री लहरें, और चौथा हमारा हो जाएगा हिमनद। तो आइए हम लोग सबसे पहले अपने अंतर्जनित बल के इन कारणों को देख लेते हैं। भूकंप क्या होगा, ज्वालामुखी क्या होगा, भूस्खलन क्या होगा और पतल विरूपण बल क्या होगा। तो हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। आकस्मिक बलों में जिसमें हम लोगों ने पहला हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग पहला भूकंप को देखेंगे। तो भूकंप हमारा क्या हो जाएगा, स्थल मंडलीय प्लेटों। तो स्थल मंडलीय, पहले तो हम लोग प्लेट देखें तो क्या होता है, तो हमारा स्थल मंडलीय या कहिए हमारा स्थल मंडल अनेक परतों में विभक्त रहता है, तो कहिए विभाजित रहता है, जिसको हम लोग स्थल मंडलीय प्लेट बोलते हैं, जिसमें हमारा महासागरीय प्लेट आ जाएगा और महाद्वीपीय प्लेट आ जाएगा और भी अनेकों प्रकार की चीज़ें आ जाएंगी। तो उसको हम लोग समझे भूकंप हमारा होता क्या है। तो स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर होने वाला कंपन, तो क्या हो गया इसमें, स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर हमारे पृथ्वी में एक प्रकार से कंपन उत्पन्न होने लगता है, जिसमें कि हम लोगों को भूकंप हम लोग इसको बोलते हैं। जो तो भूकंप को हम लोग हमारे वैज्ञानिक लोग
नापते किस पर हैं, तो हम लोग उसको देखें तो हमारे वैज्ञानिक लोग हमारे भूकंप को एक सिस्मोग्राफ नाम का एक यंत्र होता है जिसमें हम लोग नापते हैं। सिस्मोग्राफ नाम का एक यंत्र हो जाएगा, और इसको हम लोग मापते किस इकाई पर हैं, जैसे हम लोग दूरी को मीटर पे मापते हैं और ऐसे ही करके अनेकों चीज़ों को मापते हैं, तो इसको हम लोग रिक्टर पैमाने पर मापेंगे। हमारा जो भूकंप हो जाएगा उसको हम लोग रिक्टर पैमाने पर मापेंगे। ये भूकंप को मापने का एक अलग प्रकार का पैमाना होता है जिसको हम लोग रिक्टर पैमाना बोलते हैं, और यंत्र क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग सिस्मोग्राफ यंत्र बोलेंगे। और जब हम लोग इसको चित्र के माध्यम से देखेंगे कि हमारा भूकंप आता कहाँ से और शुरू कहाँ से होगा, तो उसके नाम हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। तो हमारा भूकंप जहाँ से शुरू होता है, हमारे पृथ्वी में जिस जगह से शुरू होता है उस जगह को हम लोग उद्गम केंद्र बोलते हैं। उद्गम का अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे हम लोग नदियों का उद्गम देखते हैं तो उद्गम यानी जहाँ से उसकी शुरुआत हुई हो, नदी की जहाँ से शुरुआत होती है उसको हम लोग नदी का उद्गम स्थल बोलते हैं। उसी प्रकार से भूकंप का उद्गम स्थल भी जहाँ से उसका उद्गम होगा, शुरुआत होगी, उसको हम लोग उद्गम केंद्र बोलेंगे। और जो कि उद्गम केंद्र के सबसे नज़दीक जो भी स्थल होगा उसको हम लोग अधिकेंद्र नाम देंगे। जो ये हमारा उद्गम केंद्र के नज़दीक स्थल है इसको हम लोग अधिकेंद्र नाम से बोलेंगे। इसको हम लोग अधिकेंद्र नाम इसको रख देंगे। और जो कि ये हमारी प्लेट्स हैं इसको हमारी प्लेट सीमा हम लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि हमारा प्लेट पृथ्वी भूकंप जो है वो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न हो रहा है। तो जो हमारी प्लेट में उत्पन्न होगा और इसकी जो किनारे का स्थान होगा उसको हम लोग प्लेट सीमा बोलेंगे। और इसको हम लोग जब हमारे भूकंप की तरंगों के रूप में नापेंगे, किन किन तरंगों के रूप में हमारा भूकंप आता है, तो उसको हम लोग 3 तरंगों के रूप में हम लोग बांटते हैं, जिसमें हमारा पहला हो जाएगा पी वेव्स, दूसरा हो जाएगा एस वेव्स और तीसरा हो जाएगा एल वेव्स। तो ये जो हमारी पी वेव्स हो गई इनको हम लोग सबसे पहले देखें तो हमारी पी वेव्स को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगे भी बोलते हैं, जिसमें हमारा पी वेव्स को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग भी बोल सकते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे, इसको हम लोग पी वेव्स को बोल सकते हैं। और हमारी एस वेव्स को हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे भी बोलेंगे, जिसमें हमारी एस वेव्स को हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे बोल सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे। और एल वेव्स को हम लोग, क्योंकि हमारी एल वेव्स जो है वो हमारे पृथ्वी के सिर्फ पृष्ठ पर ही गति करती हैं, इसलिए हम लोग एल वेव्स को हमारे पृष्ठीय तरंगे भी बोल सकते हैं। एल वेव्स को हम लोग पृष्ठीय तरंगे भी बोलेंगे, पृष्ठीय तरंग। और जैसा हम लोग इसमें देख रहे हैं कि पी वेव्स हैं, तो पी वेव्स हमारी सबसे पहले किन किन चीज़ों में गति करती हैं, तो ये हमारी पी वेव्स जो हो जाएंगी वो हमारी ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गति करेंगी। जैसे सॉलिड हो जाएगा, दूसरा लिक्विड हो जाएगा और तीसरा हमारा गैस हो जाएगा। तो पी वेव्स हमारी किन किन माध्यमों में गति करेंगी, तो हमारी पी वेव्स हमारी लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों में हमारी गति करेंगी, परंतु एस तरंग हो जाएगी वो हमारी सिर्फ सॉलिड में ही गति करती है। एस तरंग हमारी सॉलिड में ही गति करेगी। और इनकी हम लोग स्पीड के माध्यम से देखें तो हमारे इसमें एल पी तरंग की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड हमारे पी तरंग की होती है। और हमारी एस तरंग की गति पी तरंग से कम होगी, पी तरंग से कम गति। और हमारी एल वेव्स हो जाएंगी। एल वेव्स का हम लोग जैसे देखें तो एल वेव्स का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एल वेव्स का जो आविष्कार है या तो कहिए उनकी खोज है, उनकी खोज एक HD लव नाम के व्यक्ति ने की थी, जिसकी वजह से हम लोगों के भूकंपित एल तरंगों का नाम HD लव, इसलिए हम लोग एल वेव्स को लव तरंगे भी बोलते हैं। लव तरंगे भी हम लोग इसको बोलेंगे, लेकिन ये हमारे तीनों गति माध्यमों में हमारी गति करेंगे।
सॉलिड, लिक्विड और गैस हमारे तीनों माध्यमों में गति करेंगी। और इसको हम लोग जब रिक्टर पैमाने पर हम लोग मापते हैं तो इसको हम लोग पॉइंट्स में देखेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे 2.0 का हम लोग देखें, 2.0 इससे कम यदि तीव्रता का भूकंप पड़ता है तो इससे हम लोगों को या तो 2 पॉइंट बोलिए या तो 2 पॉइंट कम से कम तीव्रता का भूकंप हमारे यहाँ पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु जो इससे हम लोग देखेंगे 5.0 तीव्रता का भूकंप होगा, ये हमारे यहाँ पे तबाही लाने के लिए काफ़ी होगा। और इससे यदि हम लोग 6.0 का देखें तो 6.0 का तीव्रता का हमारे यहाँ पे बहुत अधिक तबाही ला सकता है। और इसी में यदि 7.0 देखें तो इससे हमारे यहाँ पे बहुत ही जोरदार तबाही देखने को हम लोग मिल सकती है। तो ये हमारे कुछ तीव्रता हो गई। और जब हम लोग इसमें एल तरंग की स्पीड देखेंगे तो एल तरंग की स्पीड हमारी सबसे कम होती है। एल तरंग की स्पीड हमारी सबसे कम होगी। और ये थल, भूमि और गैस तीनों में गति कर सकती हैं, इसलिए इनकी सबसे कम गति होने के कारण सबसे ज़्यादा तबाही लाने के लिए हमारी एल तरंगें ही उत्तरदायी होती हैं। और जब हमारे यहाँ भूकंप के कारण तबाही ज़्यादा होगी तो उसको हम लोग एल वेव को ही हमारे उनका कारण मानते हैं। तो जैसा हम लोगों ने भूकंप देख लिया, अब इसके बाद हम लोग अपना अगला ज्वालामुखी देख लेते हैं। यह हमारे भूपर्पटी पर खुला हुआ एक छिद्र होता है जिससे कि पिघले हुए पदार्थ या कहिए मैग्मा हमारे यहाँ पे बाहर आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, यह हमारे भूपर्पटी पर एक खुला हुआ छिद्र हो गया। ये हमारा छिद्र हो गया भूपर्पटी पर खुला हुआ, जिससे कि मैग्मा बाहर आएगा। और मैग्मा बाहर क्यों आएगा, क्योंकि या कहिए ये छिद्र क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि हमारे क्रस्ट के नीचे मेंटल भाग जो है उसमें हमारे यहाँ पे वो सेमी लिक्विड है, या तो कहिए वो उसमें लिक्विड में के रूप में मैग्मा या तो कहिए लावा भरा हुआ है। तो जब ये भूपर्पटी पर फाड़कर बाहर आएगा, जिससे कि हमारे यहाँ ज्वालामुखी का निर्माण हो जाता है। और इसी के कारण हम लोग जब ज्वालामुखी को देखते हैं तो इससे हमारे यहाँ पर मैग्मा बहुत बड़े स्तर पर बाहर आता है, जिससे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में समझा था कि मैग्मा से हमारे यहाँ पे आग्नेय चट्टान का निर्माण भी होता है। तो हम लोग जब इसको चित्र से देखें तो चित्र में हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो हमारा चित्र हो जाएगा इसमें हमारा मेंटल और परपटी का भाग हो जाएगा, जिसको परपटी को हम लोग क्रस्ट भी बोलेंगे। हमारा जो क्रस्ट का भाग हो जाएगा इसको हम लोग भूपर्पटी बोलते हैं। तो हमारे मेंटल में जो हो जाएगा, इसमें लावा जहाँ से भरा होता है शुरू होता है उसको हम लोग मैग्मा कोस्ट बोलते हैं। जहाँ से हमारे लावा ही लावा इसमें मेंटल में जहाँ पे भरा होगा, या कहिए जहाँ से ज्वालामुखी से लावा आता है। और जब इसको ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो हमारे ज्वालामुखी को मुख को हम लोग क्रेटर नाम देते हैं। जो हमारा ज्वालामुखी का मुख हो जाएगा, जहाँ से लावा बाहर आएगा, उसको हम लोग क्रेटर नाम देते हैं। और जब उसको हम लोग लावा या मैग्मा नाम देते हैं। और जो ये हमारा लावा का पथ हो जाएगा, तो ये जहाँ से लावा बाहर आता है उसको हम लोग निकास या वेंट नाम हम लोग इसको देते हैं। और हमारे ज्वालामुखी से लावा के साथ साथ और भी चीज़ें बाहर आती हैं, जिनको हम लोग गैस या राख के रूप में हम लोग देखते हैं कि हम लोग कुछ लावा की राख होती है और कुछ हमारे यहाँ पे गाढ़ा लावा भी निकलता है। तो ये हो गया हमारा ज्वालामुखी, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, जिसमें कि सबसे पहले मैग्मा कोस्ट हो जाएगा, ऊपर का मुख जो होगा उसको क्रेटर बोलेंगे और निकास स्थान को हम लोग निकास या वेंट बोलेंगे। चलिए, तो इसके बाद हम लोग ज्वालामुखी के कुछ प्रकार भी देख लेते हैं। तो ये हमारे ज्वालामुखी के हमारे कुछ 3 प्रकार हो जाएंगे, जिसमें हमारा पहला तो सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा हो जाएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी, या तो इसको हम लोग सुसुप्त भी बोलते हैं, इसके 2 नाम हो जाएंगे। और तीसरा हो जाएगा हमारा मृत या निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो हम लोग एक एक करके इनको जाने। तो सक्रिय ज्वालामुखी हमारा क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें आए दिन हमको विस्फोट देखने को मिलते रहते हैं। तो विस्फोट हम लोगों को इसमें देखने को मिलते हैं, विस्फोट इसमें हमारे यहाँ पे होता रहता है। और हमारा नंबर 2 हो जाएगा प्रसुप्त या सुसुप्त, जिसमें कि अतीत में तो हमारे यहाँ पे कभी इसमें विस्फोट नहीं होता है, परंतु हमारे वैज्ञानिकों का मानता होता है कि मानते हैं कि इसमें भविष्य में कभी भी इसमें विस्फोट हो सकता है। तो इसको हम लोग प्रसुप्त या सुसुप्त बोलेंगे, यानी कि सोया हुआ इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि
ये कभी भी जाग सकता है और इसमें विस्फोट हो सकता है। और तीसरा हो जाएगा हमारा मृत या निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो मृत या निष्क्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, इसमें आज तक कभी भी अतीत में ना तो इसमें कभी विस्फोट हुआ होता है और ना ही इसमें फ्यूचर में भी कभी या तो कहीं भविष्य में भी कभी इसमें विस्फोट होने की उम्मीद होती है। तो ये हमारे 3 प्रकार के ज्वालामुखी हो गए। और जब हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी हमारे फटते हैं तो उससे भी हमारे यहाँ पे भूकंप आने की संभावना होती है। और हमारे भारत में भी देखें तो हमारे यहाँ पे 2 ज्वालामुखी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, 2 ज्वालामुखी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे अंडमान निकोबार समूह में, द्वीप समूह में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में हमारे यहाँ भारत में भी 2 ज्वालामुखी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित हैं। तो हम लोगों ने जैसे आज ज्वालामुखी और भूकंप देखा, तो हम लोग अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और ये हम लोग अपनी वीडियो का पार्ट 1 रखेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में समझा। आगे की चीज़ हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा। और आगे का जो भी हम लोग जनित बल है, जिसमें कि नदियों, तालाब और समुद्रों के बारे में हम लोग समझेंगे, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या आपको कोई डाउट हो तो उसके बारे में भी आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।